गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड सब पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर बात करें, ये एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी परफॉर्म कर सकती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस that either can transform electrical energy into chemical energy or can perform electrolysis. The process of electrolysis is accomplished by utilizing electricity within a cell, that is electrolyte. इस पूरे सेल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम पहले से जान चुके हैं। दूसरा हमारा सेल का प्रकार है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस प्रकार के सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं दे कन्वर्ट chemical energy into electrical energy. The chemical energy that is produced by a byproduct of a redox process is converted into electrical energy by means of this apparatus. Redox process के अकॉर्डिंग ही यह जो केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। और इस प्रकार के जो डिवाइसेस होते हैं इनको फ्रीक्वेंटली गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कहा जाता है। और जो गैल्वेनिक सेल है वो लुगी गैल्वेनी और अलेक्जेंड्रा अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम से ही बोला गया है, जो इटालियन साइंटिस्ट थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हमने यहाँ जानकारी ली। अब हम बात करते हैं डैनियल सेल की। डैनियल सेल एक प्रकार का ऐसा सेल है जिसमें दो हाफ सेल आपस में जुड़े होते हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द हाफ सेल ऑन द लेफ्ट हैज अ जिंक मेटल इलेक्ट्रोड, और जिंक मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट में हम सबमर्ज कर देंगे, और जो इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड होगा हाफ सेल का वो कॉपर मेटल का होगा और उसको उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सबमर्ज कर देंगे, इमर्ज कर देंगे, दैट इज कॉपर सल्फेट। तो एक दूसरे से जुड़ने के साथ साथ जो दो सेल हैं एक दूसरे के साथ जो जुड़ते हैं वह सॉल्ट ब्रिज से जुड़ते हैं, जो कि क्या करता है, मैकेनिकली सॉल्यूशन को अब जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम बीइंग मिक्स्ड मैकेनिकली। तो प्रिवेंशन करता है, लेकिन इसका रोल क्या है वो हम थोड़ा बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पूरे सिस्टम को समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सेल हमारे पास दिखता है, ये डेनियल सेल का पूरा एक प्रकार है जिसमें ये लेफ्ट हैंड सेल है, ये वाले लेफ्ट हैंड सेल है, ये राइट हैंड सेल है। लेफ्ट हैंड सेल और राइट का मतलब क्या है कि राइट पे सिचुएशन अलग होगी, लेफ्ट पे सिचुएशन अलग होगी। जिंक का इलेक्ट्रोड हमने जिंक के क्लोराइड के साथ या सल्फेट के साथ, हम इसको सल्फेट के साथ भी दिखा सकते हैं। तो हमने जिंक सल्फेट को हमने इसमें ऐड किया और यहाँ पे जिंक क्लोराइड लिखा है। तो जिंक सल्फेट के साथ या जिंक क्लोराइड के साथ हमने इसमें इसको सबमर्ज किया। द सेकेंड वे, हमने जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको सबमर्ज किया। तो एक हाफ सेल बना, एक बना दूसरा हाफ सेल, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाले सेल में बेसिकली इसको इस तरीके से याद करने को बोला गया है, LOAN। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड का सेल का जो सेल होगा उसमें होगा ऑक्सीडेशन और वो होगा एनोड और वो उसमें होगा नेगेटिव चार्ज। तो लोन यहाँ पे हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली जो टेंडेंसी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीडेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वह इस सर्किट के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक सल्फेट में से जो जिंक है उसमें जो सबमर्ज करते ही जिंक इसमें से डिपॉजिट होना शुरू हुआ, जो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हुआ सॉलिड से, और इससे इसका डिके होना शुरू हुआ, और ये डिके हुआ तो जिंक एक्वस में आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया और दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए।
इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दाईं तरफ गए हैं तो दाईं तरफ होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन बाई सेल की तरफ से आए थे उसको कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन जो है वो ले लेगा और उस कॉपर आयन की वजह से इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक कॉपर का डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ जिंक डिके कर रहा था और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, क्योंकि कॉपर एक्वस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, और यहाँ पे जिंक सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर। तो कॉपर एक्वस फॉर्म का कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। और जो बातें थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट हम इसको करेंगे, बिकम मोर कंसंट्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर जिंक के आयन आ गए हैं। और कॉपर सल्फेट जो है वो लेस कंसंट्रेटेड हो जाता है, जैसे क्योंकि जो कॉपर है वो इस पूरे इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो गया। This solution in both the components do not provide any electrical charge to the overall system, but the most important both the compartment do not provide any electrical charge. लेकिन सवाल ये है कि due to the electrons movement there is a fluctuation and there is a production of electricity, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी का, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। सेल रिएक्शन क्या होंगी इस प्रकार के सिचुएशन में, उसको देख लेते हैं हम। जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट करके बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं इस पूरी रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होगी। रिडॉक्स का मतलब होता है इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, दोनों रिएक्शंस होंगी। इस दोनों रिएक्शन में इस कंबाइंड फॉर्म पे इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और एनोड पर जो होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, और कैथोड पे हमेशा जो होगा वो रिडक्शन होगा। कॉपर क्या करेगा, उस सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्योंकि रिडक्शन इसमें होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेनिंग होती है, तो एक हाफ सेल बन गई हमारी जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एक हाफ सेल बन गई जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो दोनों को हाफ सेल हमारे सामने मिल गई, तो नेट डायरेक्शन हो जाएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस, ये सॉलिड की जगह यहाँ पे एक्वस आएगा, कॉपर एक्वस दैट इज जिंक एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इन दोनों में इन टोटल जो केमिकल रिएक्शन हमारे सामने दिख रही है, ये केमिकल रिएक्शन इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, इन दोनों को हमने ऐड यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देख लेते हैं। और जो बाएं हाफ सेल होता है लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि एनोड का हाफ होता है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जिंक किस में कन्वर्ट होता है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो जो कन्वर्जन हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और ये सेपरेट करता है कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो उसके बारे में इस हाफ सेल की फेज बाउंड्री को बताता है। और जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू द जिंक 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज वे ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और यहाँ पे क्या है, ये इसको रिडक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें कॉपर जो है, कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू दी कॉपर सॉलिड। और इलेक्ट्रॉन फ्लो बाईं से दाईं तरफ हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें डबल स्लैश लिखाया जाता है, जो होता है सॉल्ट ब्रिज के लिए इंडिकेशन, क्योंकि 2 हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है एक सॉल्ट ब्रिज। अब बात करते हैं ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका क्या काम है। इसका जो बेसिक पर्पज है इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराना, जो कि सर्किट का प्रिंसिपल फंक्शन है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आयंस के जो फ्लो को अनब्रोकन स्टेट में पहुंचाना, क्योंकि इस सॉल्ट में होता है अगर अगर का सॉल्यूशन, उसके अंदर KCl और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक जो फैसिलिटेट करता है unbroken flow of ions between the various components. Now, in order to make it easier for ions to move from one solution to another, simultaneously preventing the two solutions from mixing together. The purpose of connecting wires is to create a connection between the solutions of two half cells. So, completing the circuit of the cell, this is accomplished by establishing a connection of wire. इसको इस प्रकार से बताया गया कि द डिफ्यूजन ऑफ आयंस जो कन्फ्लिक्ट होते हैं एक दूसरे के लिए उसको प्रिवेंट करता है,
हमने कहा कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट से मिलकर बना होता है, जिसमें पोटेशियम और क्लोराइड आयन की मोबिलिटी होती, दैट इज कंपेरेबल टू वन अदर एंड माइग्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से उसके जो कोगुलेशन है और जो अधरेंस है इलेक्ट्रो आयन का, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसा है इलेक्ट्रोड जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह ट्रीट करता है, जिसे एसएचई जो बोलते हैं, सी इसको बोला गया है। तो हमने कहा कि वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो निकाल सकते हैं। और इसका बड़ा रोल है कि किस प्रकार से दिखता है, ये देख लेते हैं। एक हमारे पास एक चैम्बर है जिसमें हमने 1 m का HCl सॉल्यूशन डाला है। उस HCl सॉल्यूशन में हमने एक जार ऊपर से रखा है जो कि हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सप्लाई कर रहा है। उसी के सेंटर में हमने एक छोटा सा मर्क्यूरी कंटेनिंग कॉपर वायर ऐड किया हुआ है जिसमें प्लेटिनम की फॉइल लगी हुई है, तो उसको उसमें डिप किया गया है। जैसे ही ये सिचुएशन तैयार होती, कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमने प्रेशर में हमने गैस को सप्लाई किया है और 1 m HCl का इसके अंदर सॉल्यूशन है। तो ये इस चीज को समझने की बात है कि इस प्रकार की जो मिनिमम कंडीशन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टैंडर्ड। जितने भी टेम्परेचर होते हैं और एट ऑल टेम्परेचर्स द पोटेंशियल of the reversible hydrogen electrode in the solution of hydrogen ion at unit activity is considered to be zero। कहने का मतलब है कि इससे जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो जीरो होगा, लेकिन इट प्रोवाइड्स अ सर्किट और इट कंप्लीट्स द सर्किट। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें देखने को मिलता है। द इलेक्ट्रोड इज कंपेयर्ड ऑफ द प्लैटिनम वायर, कंप्राइज्ड ऑफ ए प्लैटिनम वायर, और जो कि केमिकली अनरिएक्टिव होता है। सॉल्यूशन में हमने जैसे डिस्कस किया है उन कंसंट्रेशन की एसिडिक कंडीशन है और उसमें हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इसमें सप्लाई किया जा रहा है। तो प्लैटिनम जो है वो क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, जिसलिए इसका यूज किया जा रहा है। तो फाइनली हाइड्रोजन गैस में जो कि जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होनी चाहिए, इसमें सप्लाई की जाती है, तो एक केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। हाइड्रोजन जो है वो 2He पॉजिटिव H पॉजिटिव में कन्वर्ट होके और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें रिलीज हो जाते हैं, और जिसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें मिलता है E0, वो मिलता है 0 वोल्ट। but it is used to find out some benefits, some beneficial electromotive force for the different halves reactions। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है कि जो हमने SHE देखा था उस SHE को सेल के बाईं तरफ रख के और सेल के दाईं तरफ हमने डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल को रखा, और क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो है, जो वैल्यू हमें हमें वोल्टामीटर से मिल रही है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू इस सेल की हो जाएगी। तो इस प्रकार से SHE के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो सेल है उसको हमने रखा, जैसे फ्लोरीन का रखा, MnO4 का, क्लोरीन का, Cr2O7 नेगेटिव का, ऑक्सीजन का। तो जिसकी बेसिस पे हमने इनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद एक फाइनल एक सीरीज तैयार की, एक टेबुलेटेड फॉर्म तैयार किया। उस टेबुलेटेड फॉर्म में हमने इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर रखा और सेंटर में हमने इस हाइड्रोजन को रखा। हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन है वो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात जिसकी करें तो वो हमेशा जीरो होता है, और इस जीरो की वैल्यू के अपर लेवल और लोअर लेवल को हमने देखा, और जहाँ पर हमने चेक किया कि एक की वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा हो जाती है और एक की पॉजिटिव में जब वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो इस पूरे सीरीज को जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल के पोटेंशियल रिकॉर्डेड होते हैं उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम कहते हैं। तो इसमें मेजर्ड करके टेबुलेटेड किया गया है। अब बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि नस्ट द्वारा दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखने की कोशिश की और एक इक्वेशन प्रोड्यूस की। हम अगर बात करें गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन की,
तो एक रिलेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और जहाँ पर क्यू जो है वो रिएक्शन कोशेंट है, और डेल्टा जी नॉट जो होता है वो इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होता है, क्योंकि इसमें नॉट लग गया है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का स्टैंडर्ड चेंज है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्यू जो हमने कोशेंट कहा वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो रहता है। और अगर हम आगे देखें तो ई की वैल्यू किस प्रकार से इसमें दिखाई गई है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम दिस इक्वेशन गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करके हमें मिलती है, वो होती है ई इक्वल्स टू ई नॉट अगर माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन क्यू। ये क्यों निकला, क्योंकि हमने देखा इसको, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम अभी फाइनली निकाल के देखते हैं कैसे निकला, देख लेते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पे हमने नॉट लगाया तो ई में भी नॉट लगेगा, बाकी दो चीज़, दो वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज अ फैराडे कांस्टेंट, ई नॉट इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड ईएमएफ, इसका मतलब है अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस एन एफ ई इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इनको हम माइनस एन एफ से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन क्यू। अगर हम बेस लॉगरिथम ले लेते हैं 10 का, ये तो एल एन का मतलब है लॉग बेस ई, बेस ई पे है, ये बेस 10 पे लेते ही ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी ऑफ एन एफ, क्योंकि हम जानते हैं एल एन को अगर लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग क्यू। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन का अगर हमें ईएमएफ निकालना हो, हमें उसका स्टैंडर्ड वैल्यू पता हो, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं वो पता हो, फैराडे कांस्टेंट हमें जानते ही हैं 96,500, कोशेंट हमें मिल जाएगा इक्वेशन से, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमें इनमें से किसी भी एक वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली टी अगर हम रूम टेम्परेचर पे ले, टी 298 केल्विन, गैस कांस्टेंट ले हम 8.74 जूल पर मोल केल्विन, फैराडे कांस्टेंट हम 96,400 96,485 या 96,500 ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ा कन्वर्ट होके मिल जाती है। जो वैल्यू 2.303 आर टी अपॉन एफ है वो हमें मिल जाती है 0.0591 या 0.0592। तो फाइनल इक्वेशन यूनिवर्सिटी की हमें मिल जाती है ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0592 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू, और इस ओवरऑल रिएक्शन को ही हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन बिकॉज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन वी विल सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स। तो बहुत आसानी से इसको हम डिराइव कर चुके हैं, और जो थर्मोडायनेमिक्स की जो फंक्शंस की वैल्यूज़ थी उसके बेसिस पे हमने नस्ट इक्वेशन देखा किस प्रकार से बना, और हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन किया जा सकता है। लेट्स सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी इलेक्ट्रोड इज 0.80 वोल्ट, और किस सेल के लिए जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उस सेल ये है हमारे पास, ये हमने रिप्रेजेंटेशन बताया था। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का सेल है, ये राइट हैंड साइड का सेल है, बीच में डबल स्लैश जो है वो सॉल्ट ब्रिज को बताता है, और उसकी वैल्यू आई है स्टैंडर्ड। ध्यान रखें स्टैंडर्ड का मतलब है ई नॉट ऑफ सेल इज गिवन स्टैंडर्ड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe इलेक्ट्रोड। तो इसके बारे में स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम निकालते हैं। हाफ रिएक्शन सेल हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि Fe था, Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, कब होगा कन्वर्ट, जब 2 इलेक्ट्रॉनिक गेन करेगा। Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिससे हमें पूरी केमिकल रिएक्शन हम देख सकते हैं। तो E ऑफ नॉट इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा एनोड पे होता है, रिडक्शन जो होता है वो कैथोड पे होता है।
तो हमें निकालना है ई एफ ई टू पॉजिटिव ऑब्लिक एफ ई, इसका निकालना है। ठीक है, ए जी का दिया हुआ है तो, और टोटल हमें दे रखा है, तो टोटल हमें देखा है मतलब ई और नॉट सेल दिया हुआ है। हमें निकालना है कैथोड, दे रखा है हमें, यानी कैथोड कौन सा, ए जी प्लस वाला, जिसमें कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किस में हो रहा है, ए जी वाले में रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन वाली वैल्यू दे रखी है, कैथोड दिया हुआ है, टोटल हमारे सेल दिया हुआ है। तो ई ऑफ एनोड हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.44 वोल्ट। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें कि हम किसी भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की मदद से। दो वैल्यूज दी गई हैं, टोटल सेल की वैल्यू दी गई, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, और हमें कैथोड का वैल्यू दे रखा है। अब ध्यान रखना है हमें, पहले तो हमें ये याद करना है कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। हम या तो ये कह सकते हैं ई राइट माइनस लेफ्ट। राइट में हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, तो ई आर राइट माइनस लेफ्ट। बाया से दाया से हमने बाया को घटा दिया, दाएं में क्या होगा, दाएं में होगा कैथोड, कैथोड में से हमने एनोड घटा दिया। तो हमारे दिया हुआ है, अब ये समझना पड़ेगा कि कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, वो समझेंगे हम इस इक्वेशन को बना के। इस इक्वेशन से कैसे समझेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आयरन जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल रहा है, जो निकालता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये वाला पोर्शन हमेशा ऑक्सीडेशन का होगा, और ऑक्सीडेशन क्या होगा, कहाँ पे होगा, एनोड पे, क्योंकि हमने कहा था आपको याद करना है LOAN, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वाला ही एनोड होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है, एनोड होता है। तो ऑक्सीडेशन वाला एनोड हो गया, तो जिससे कि हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है, हमसे कहा गया है हमें क्या दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, इक्वेशन दे रखी है, और 298 केल्विन पे उसकी वैल्यू है 1.8 × 10⁻19, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल फॉर देयर रिएक्शन, दिस रिएक्शन। तो हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आती है, क्योंकि के की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के। आर हम जानते हैं 8.74 जूल पर केल्विन पर मोल, 298 केल्विन टेम्परेचर है, और 1.8 × 10⁻19 का हमारा के की वैल्यू दी गई है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी हैव दिस वैल्यू, तो डेल्टा जी नॉट हमें मिला। तो डेल्टा जी नॉट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ एक रिलेशन होता है जो हम पहले भी समझ चुके हैं, माइनस एन एफ ई नॉट। तो ई नॉट ऑफ सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है, इसमें हम एन एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉजिटिव दिख रहा है हमें, इसका मतलब हम डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं there should be the movement of two number of electrons are there, दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 मोल हमने देखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 96,500 कूलम हम इसकी फैराडे कांस्टेंट ले सकते हैं, जो कि एक कॉमन वैल्यू होती है। और फाइनली जूल पर जो कूलम है वो हमें वोल्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो इस पूरे इक्वेशन में हम ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे ये हमने देखा। तो सिंपल रिएक्शंस है, सिंपल कैलकुलेशंस है, इससे आधार पर हम निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम और करते हैं, समझ लेते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इन 0.1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ई नॉट ऑफ सेल इज गिवन, तो हाफ जो सेल रिएक्शन है वो क्या होगी इसकी, तो हम देखेंगे। तो हाफ सेल होनी चाहिए जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन जो इसमें केस में क्या बनेगी, इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिंक 2 पॉजिटिव। ये जिंक 2 पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि हम लॉग ऑफ क्यू हमने कहा था, क्यू होता है राइट अपॉन लेफ्ट। राइट क्या है हमारे पास, कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय लेफ्ट, लेफ्ट क्या मतलब जिंक, concentration of zinc solid. But most importantly, whenever we take, तो concentration of solid is taken always equal to 1। तो इसलिए हमेशा जो भी सॉलिड होगा उसको हम हटा देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हम हमेशा 1 रखेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए ये सेल मिली, और n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ई नॉट हमें दिया हुआ इक्वेशन में, और n की वैल्यू हम इक्वेशन से निकाल लिया 2,
तो फाइनली पुट करेंगे तो वी हैव द वैल्यू हियर बाय कैलकुलेटिंग दीज इक्वेशंस। तो हमें आसानी से ये इसका आंसर मिल गया। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। अब हमसे कहा गया एक सेल दे रखा है, इस सेल की हमें ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हमें क्या क्या दिया है, हाफ सेल की वैल्यू दे रखी है +8 और जिंक की हाफ सेल की वैल्यू स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा इसके लिए इक्वेशन निकालना। इक्वेशन निकालने में हम देख रहे हैं जो Ag पॉजिटिव है उसने इलेक्ट्रॉन लिया, कैथोड पे रिएक्शन होगी और ये वैल्यू दे रखी है हमें 0.84। दूसरी वैल्यू हमें मिली है एनोड पे होने वाली जो कि ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन होती है और उसकी वैल्यू होती है 0.74, क्वेश्चन में दी गई है। अब हम निकालेंगे के क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक Ag2 पॉजिटिव का स्क्वायर, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से Ag में दो पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जिंक Ag के ऊपर की जो वैल्यू है स्टोकोमेस्टिक जो वैल्यू है स्ट्रोक, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टायो क्योमेट्रिक जो है वैल्यू को हम Ag के स्क्वायर में रख लेंगे, तो के की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और के की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, यानी जो कोशेंट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट की और नेक्स्ट इक्वेशन में पुट की, और कुछ छोटी कैलकुलेशन करने के आधार पर हम इसको पूरी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स ई सेल ऑफ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n लॉग के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल के रखी है, वो जो कि इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। हमने देख लिया कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, तो इस आधार पे हम निकालेंगे वैल्यूज़ और हमारे पास फाइनल वैल्यू मिलेगी 1.58955 वोल्ट। So this is the end of this lecture. If you like the content, hit the like button, share it to your friends and subscribe Gurukulam Jyoti channel. Thanks for watching.